हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो फातिमा की कहानी है, जो हमें आरज़ा ने शेयर की है। और गाइस, आज की कहानी आप सुन के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी लड़कियों पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या इतनी पाबंदी आज भी हैं लड़कियों पर कि वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकती, कहीं वो अपनी आज़ादी से यहाँ वहाँ घूम नहीं सकती। क्या फैमिली के प्रेशर में आज भी कई लड़कियां जी रही हैं। मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो ये सब अपनी दिमाग पर बोझ लेके जी रही हैं। सो ऐसी ही कहानी आज फातिमा की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये कहानी मुझे आरजा ने शेयर की है। सो थैंक्स आरजा हमारे साथ यही कहानी शेयर करने के लिए। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। फातिमा और आरजा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, और दोनों का जो हॉस्टल और घर का डिस्टेंस था वो भी कोई खास नहीं था, वो नज़दीक ही था, और दोनों को एक ही बस स्टॉप लगता था। आरजा हॉस्टल में रहती थी और फातिमा अपनी फैमिली के साथ घर पे रहती थी, लेकिन दोनों एक साथ एक ही बस स्टॉप से कॉलेज के लिए जाती थी। फातिमा के घर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। फातिमा के जो पेरेंट्स थे वो उसको कुछ चीज़ें ऐसी थी जो करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, जो एक नॉर्मल लड़की करती है, जैसे कि कहीं घूमने जाना, जा किसी दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करना, कुछ भी वो बिना अपने परिवार से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवन कि अगर फातिमा को कॉलेज जाना होता था तो वो बस स्टॉप पर भी उसके जो पिता थे वो छोड़ के जाते थे, जब तक आरज़ा नहीं थी। जब आरज़ा उसके साथ आ गई तब वो बस स्टॉप पर छोड़कर चले जाते थे, लेकिन इससे पहले उसके पिता जो है वो कॉलेज में भी छोड़ने जाते थे, जो इससे उससे बड़ा घुटन सी महसूस होती थी फातिमा को कि क्या वो खुल के जी नहीं सकती। इसके बारे में वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी, वो खुल के किसी से बात नहीं कर पाती थी, किसी से मिल नहीं सकती। देखते देखते दोनों आरज़ा और फातिमा अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दोनों में सभी बातें शेयर हो जाती हैं, कॉलेज टाइम की, अपने बचपन की, अपने स्कूल की, इवन कि यहाँ तक कि अपने क्रश की भी बातें जो है शेयर हो जाती हैं। मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन दोनों में शेयर नहीं थी। बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फातिमा उसको अपने घर की हालात के बारे में बताती है कि क्या उसके साथ हो रहा है, कैसे उसके मंदी लगी हुई है, वो किसी से बात नहीं कर सकती। तो सभी बातें वो जो है वो आरजा से शेयर करती है, और आज आरजा बहुत उसके साथ सहमति रखने लग जाती है कि यार ऐसा भी कैसे हो सकता है कि कोई पेरेंट्स की किसी को किसी दोस्त से मिलने भी ना दे और कहीं घूमने फिरने के लिए अलाउ ना करे। सो दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। इवन के उनके जो लेक्चर थे कॉलेज में वो भी सेम थे, सेम टाइमिंग थी, और सेम लेक्चर वो एक साथ ही लगाते थे। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, 4 साल उनकी दोस्ती को हो जाते हैं। अब जो फातिमा है वो बहुत ही सुंदर थी देखने में। उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती थी, और ऐसा लगता था कि पूरे कॉलेज में उससे सुंदर लड़की कोई भी नहीं है। लेकिन वो बुर्का पहन के रखती थी, उसकी आंखें उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। वो सिर्फ सुंदरी नहीं थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। फातिमा के सपने कुछ अलग थे, कुछ बनना चाहती थी। वो अपने आप को इस दुनिया से अलग कहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके लिए। फातिमा अभी कॉलेज में पढ़ ही रही थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनकी शादी करने के लिए सोच लिया कि फातिमा की अब शादी कर दी जाएगी, लेकिन फातिमा इसके लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो कुछ बनना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन फातिमा के अगेंस्ट जाके वो फातिमा की शादी करना चाहते थे कि वो, क्योंकि उसके घर में रिस्ट्रिक्शन बहुत थी। लेकिन फातिमा इसके लिए रेडी नहीं थी। अभी उसके एग्ज़ाम हुए ही थे कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी, और रिश्ता भी वो है पक्का हो गया। आरज़ा उससे जब कनेक्ट करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी कुछ दिनों बाद ही है। तो वो
फातिमा आरजा से कॉल पे रोने लगती है और उससे सारी बातें बताती है, और बहुत वो डिप्रेशन में थी। वो आरजा को सब कुछ बताती है कि वो क्या करना चाहती है, उसका मोटिव क्या है ज़िंदगी का। लेकिन शादी के बाद वो सभी सपने उसके खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वो बहुत डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा रोती है आरजा के पास, और आरजा को ऐसा लगता है कि अगर फातिमा को ना समझाया गया तो वो कुछ गलत कदम उठा लेगी। आरजा बोल रही थी कि वो अब थक चुकी है, वो अब इन बातों से बिल्कुल थक चुकी है, वो और सहन नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि मानो कि वो कुछ गलत करने जा रही है। तो आरजा सोच लेती है कि उसे वो फ़ोन पे नहीं समझा सकती, और उसके फ़ोन काटने के बाद वो वैसी ही हो जाएगी, वैसे ही डिप्रेशन में चली जाएगी, वैसे ही वो गलत सोच में पड़ जाएगी। तो वो क्या करती है, उसके फातिमा के घर जाती है, उसके पेरेंट्स से बात करती है कि वो 2 दिन उसको उसके साथ रहने दें, और वो उनसे मिलना चाहती है क्योंकि शादी के बाद वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली उससे कहते हैं कि कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसे करोगे, काफ़ी कुछ उसके बारे में पूछते हैं, काफ़ी कुछ पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो सभी नॉर्मल जवाब देती है आरज़ा, और उसके पेरेंट्स जो है फातिमा के, वो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है 2 रात आप इसको अपने साथ रख सकते हो, कोई बात नहीं। आरज़ा उसको अपने साथ हॉस्टल में ले आती है 2 दिन। फातिमा थोड़ा अच्छा महसूस करने लगती है, दोनों बातें करते हैं, हँसते हैं, और फातिमा को ऐसा लगता है कि 2 दिन के लिए वो आज़ाद हुई है। ठीक है, 2 दिन बीतते हैं, फातिमा का दिमाग भी थोड़ा-सा फ्रेश होता है और वापस वो अपने घर चली जाती है। एग्ज़ाम हो जाते हैं और उसकी जो शादी है वो भी नज़दीक थी। लेकिन अभी भी वो डिप्रेशन में थी, उसका मेंटली जो सिचुएशन है वो सही नहीं थी। आरज़ा का एक फ्रेंड ग्रुप था, ये नहीं था कि वो दोनों ही दोस्त थी, वो अच्छी दोस्त थी, लेकिन उनका जो फ्रेंड ग्रुप है वो भी 6-7 जनों का था। वो टूर प्लान करते हैं कि कहाँ पर कहीं टूर ट्रिप किया जाए और साथ में टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद वो एक दूसरे से कभी कभार ही मिलेंगे। तो वो टूर प्लान करते हैं, और वो फातिमा को भी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फातिमा घर की रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं जा सकती, और वो कहती है कि आप मेरी फैमिली से बात कर लो, तभी कुछ हो सकता है। तो आरज़ा उसकी फैमिली के साथ बात करती है, तो काफ़ी मिन्नतें करने के बाद, काफ़ी समझाने के बाद उनके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। ट्रिप 7 डेज़ का था, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है 2 दिन के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए फातिमा के पेरेंट्स मान जाते हैं और उसको आरज़ा के साथ भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। फातिमा जब घर से निकलती है तो उससे बुर्का पहना हुआ था, लेकिन जब वो थोड़ा दूर निकलते हैं तो वो अपना बुर्का खोल देती है और अपने दोस्त की जीन और शर्ट पहन लेती है, और अपने बाल बिखेर लेती है, खुले कर लेती है, खुले छोड़ देती है। अब फातिमा और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, और जो उसने परफ्यूम लगाया वो उसकी, और वो अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगा लेती है। सो फातिमा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाती है। वो सूरत के पास एक होटल में पहुंचते हैं, तो वहाँ बैठ सोचते हैं कि अब खाना खा लेते हैं, यहाँ से फिर आगे चलेंगे। फातिमा वहाँ एक वॉशरूम में जाती है, और उसके बाद ठीक है दोबारा वापस आती है, खाना खाते हैं, तो वो आगे चले जाते हैं। 1.5 दिन वहाँ रुकते हैं, और उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ किसी को अलग लग रहा हो। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब फातिमा आरजा से मिलती है, कॉलेज में मिलते हैं, तो फातिमा बिल्कुल बदली हुई थी। वो पहले तरह सहमी हुई नहीं थी, पहले तरह डरी हुई नहीं थी, और मायूस भी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, वो बिल्कुल बेखौफ थी और बिल्कुल बदली हुई थी। आरजा ये देख के बहुत खुश होती है
कि हाँ, उसमें कोई बदलाव आया है, वो खुश रहने लगी है। तभी आरज़ा उससे पूछती है कि इस खुशी का राज क्या है? तो आप इतना अपने आप को कैसे चेंज कर लिया? तो फ़ातिमा बताती है कि उसको एक बॉयफ्रेंड मिला है जिसके साथ वो डेट करती है, तो वो अब बहुत खुश है। तो आरज़ा उससे ज़्यादा बातें नहीं पूछती कि कौन है, कौन नहीं है वो, लेकिन वो फ़ातिमा को खुश देख के खुश थी कि एट लीस्ट फ़ातिमा खुश हुई। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो जो पहला रिश्ता हुआ था वो भी टूट चुका था, उस लड़के की मौत हो चुकी थी। और फ़ातिमा बताती है कि उसके पेरेंट्स जो है अब उसको आगे पढ़ाई करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं। तो आरज़ा बहुत खुश होती है, लेकिन उसको थोड़ा-सा इर्नॉर्मल, लेकिन उसको ये नॉर्मल नहीं लग रहा था कि अचानक से ये सब कैसे बदल गया। अब फ़ातिमा जो है वो अलग ही खुशी में रहती है, अलग ही बातों में रहती है, अलग ही बातें करती है। वो पहले जैसी फ़ातिमा नहीं लग रही थी। आरज़ा को कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगता था कि ठीक है कि उसकी ज़िंदगी में कोई आया तो ऑब्वियसली बात है कि चेंजेस आएँगे। पहले की तरह अब भी उसके लिए रिश्ते आते, लेकिन टूट जाते। ये कोई एक बार नहीं था, 4-5 बार हुआ। आरज़ा भी सोचने के लिए मजबूर होगी कि ये अक्सर हो क्या रहा है? ये कैसे सब कुछ पॉसिबल है? तो वो उससे क्लियर करने की बात करती है, लेकिन फ़ातिमा इस बात को कभी भी क्लियर नहीं करती, उससे कोई खुल के बात नहीं करती। आरज़ा महसूस करती है कि जब भी अज़ान होती है तो फ़ातिमा एक अपने आप को एक अलग कमरे में बंद कर लेती है, और इवन कि जब उसके फ़ोन पर भी कुछ ऐसा चलता है तो वो उसको झट से बदल देती है या फ़ोन बंद कर देती है। तो जो आरज़ा को नॉर्मल नहीं लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि ये कोई अलग ही शक्ति है जो इसमें बिहेव कर रही है, इसमें रह रही है। पहले ये नॉर्मल था, बाद में उसको ऐसा लगा कि जैसे कि ये हर बार हर रिश्ता टूट जाना, घर की हालत सही ना होना और फ़ातिमा का ऐसा बिहेव करना, ये कोई नॉर्मल तो नहीं है। ये जो खुशी है वो एक समय की नहीं है, एक स्थिर नहीं है, ये थोड़ी-सी चेंज होने वाली है। लग गया था कि ये जो फ़ातिमा की खुशी है, ये कोई नॉर्मल खुशी नहीं है। उसे ऐसा महसूस होने लग गया था कि फ़ातिमा, फ़ातिमा नहीं है, इसमें कोई किसी और का वास है। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी दोस्त थी उसकी, तो वो समझती थी कि आगे आने वाले खतरे को, कि उससे कोई फ़ातिमा को कोई नुकसान ना हो। तो वो ये सभी बातें जानने के लिए फ़ातिमा को अपने हॉस्टल में बुलाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, लेकिन वो उनको समझा के उनको काफ़ी बातें ऐसी कहती है जिससे वो मान जाते हैं और उसको हॉस्टल में भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, और 1 वीक वो फ़ातिमा को अपने साथ रखती है। हर रोज़ उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे फ़ातिमा कुछ अलग ही लेवल की हरकतें कर रही है। एक रात फ़ातिमा रात को उठकर छत पे जाती है और वापस आती है। आरज़ा से ये सब देख रही थी, लेकिन जब नेक्स्ट नाइट सेम ऐसा होने लगा तो आरज़ा भी उसके साथ, उसके पीछे-पीछे छत पे जाती है और देखती है कि फ़ातिमा किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। वो बहुत खुश है, बहुत हँस के बात कर रही है, लेकिन आरज़ा ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो किससे बात कर रही है? कौन है वो, जिससे वो इतना हँस रही है, इतना खुश है वो? वो किसी से कुछ नहीं बताती और वापस आके अपने कमरे में लेट जाती है। अगले दिन आरज़ा अपने पिता से बात करती है और वो फ़ातिमा को किसी मौलवी के पास ले जाते हैं। फ़ातिमा के परिवार को भी सब कुछ समझाया जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मौलवी भी उनको सब बताता है कि इसके ऊपर किसी जिन का साया है। अक्सर ही ये जिन गंदी जगहों पर, और लेडीज़ जिनके परफ्यूम लगाया होता है और बाल खुले छोड़े होते हैं, तो इनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
तो ऐसा ही फातिमा ने उस टूर पे किया था। वो वॉशरूम में गई, वो वॉशरूम साफ नहीं था, बाल खुले हुए थे, महक आ रही थी, और दूसरी बात कि फातिमा बहुत सुंदर थी, तो वो जिन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो फातिमा, अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं था, उसका चेहरे का ग्लो और उसका ऐसे मुस्कुराना वो नॉर्मल नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था सब। मौलवी साहब उनको सब बातें बताते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और बड़ी मुश्किल से वो जिन को फातिमा से अलग करते हैं। अब ठीक है फातिमा, लेकिन उसका जो बिहेव है, रहने का ढंग है, वो बिल्कुल बदल चुका है। अब वो पहली तरह आरजा से बात नहीं करती, खुल के बात नहीं करती, जैसे वो पहले लंबी लंबी बातें करती थी। अब बिल्कुल चुप है। पहले जो इतने सपने देखती थी कि उसने ये करना है ज़िंदगी में, ये करना है, वो सब टूट चुके थे, ख़त्म थे वो सब। अब उसका कोई एम नहीं था, कोई मोटिव नहीं था ज़िंदगी का, सब ख़त्म थे। आरजा से मिलती है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टॉक, एक शब्द में वो उसकी बात ख़त्म कर देती है। और इसके पीछे कारण ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स लड़की को समझ नहीं पाए, फातिमा को समझ नहीं पाए, और वह डिप्रेशन में थी, और उस साये ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसको अपने वश में किया। सो ज़रूरत है हमें एक दूसरे को समझने की, और जो भी बातें हैं वो क्लियर करने की। सो दैट्स फॉर टुडे। ये थी फातिमा की कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।